हाँ तो भाई, जैसा कि आपको पता है लास्ट लेक्चर में हमने 29 चैप्टर को देखा था और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो अपने मोस्ट चैप्टर यानी कि 28। मैंने आपसे पहले ये कहा था कि भाई 28 जो चैप्टर है उसको हम तब कराएंगे जब हम पूरी यूनिट को लेंगे नेक्स्ट को, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जो 30 चैप्टर है 30वां, इस 30वें चैप्टर को हम क्लास में ही आपको कराएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो लाइव बातें आपको बतानी पड़ेंगे, क्योंकि ये जो पूरा चैप्टर है वो हड्डियों के बारे में। तो आपको जब हड्डियां हम समझाएंगे तब आपको प्रत्येक को लाइव बताया जाएगा कि भाई ये हड्डी ये होती है, इस प्रकार है ना। तो इसको तो हम अपने क्लास में ही देखेंगे 30वें चैप्टर को। और जो ये हमारी यूनिट है, मैं आपको बता दूं कि जो ये सेकंड यूनिट है, इस सेकंड यूनिट में 26 से 30 ये वाले चैप्टर थे, है ना। 26 से 30 तो हम यहाँ पर 26, 27 और 29 ये 3 चैप्टर हमने देख लिए। अब जो हम देखेंगे वो देखेंगे 28 चैप्टर। क्यों देख रहे हैं इसको लास्ट में? क्योंकि 28 जो चैप्टर है वो है हमारा जनन तंत्र से रिलेटिव है और उसी से रिलेटिव पूरी जो हमारी 3rd यूनिट है उसका हम अध्ययन करेंगे, ठीक है। क्योंकि जो तीसरी यूनिट है ना जूलॉजी की, वो 28 चैप्टर से ही रिलेटेड है। तो इसलिए आज जो हम पढ़ेंगे वो 28 चैप्टर पढ़ेंगे, है ना। देखिए, चैप्टर का नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बात को जरा ध्यान समझिए। 28 जो चैप्टर है उसको हम ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं, यानी कि मानव का जनन तंत्र, ठीक है। तो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो इस चैप्टर की हम बात करें तो पूरे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हमने 2 भागों में डिवाइड किया है। सबसे पहला है मेल रिप्रोडक्टिव और सेकंड है फीमेल रिप्रोडक्टिव, ठीक है भाई। हम जो पढ़ रहे हैं वो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर से इस साल जरूर क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इस बार बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से 100% क्वेश्चन आना है। लास्ट ईयर यहां से क्वेश्चन आया था। सप्लीमेंट्री एग्जाम में भी 4 नंबर का क्वेश्चन आया था, ठीक है। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन भी बनता है यहां से, निबंधात्मक टाइप में ना, क्योंकि जो हमारी फर्स्ट यूनिट है जूलॉजी की और सेकंड यूनिट है, इन दोनों यूनिटों से एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आता है 4 नंबर का और एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आता है बॉटनी से। तो 3 क्वेश्चन आते हैं हमारे ना। तो एक जो क्वेश्चन है वो इस यूनिट से आता है, सेकंड से। अब सेकंड यूनिट में से या तो 26 चैप्टर से आ जाएगा या 28 से आएगा, है ना, किसी से भी आ सकता है। तो हमारा जो चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके 2 भाग हैं भाई। पहला है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि नर जनन तंत्र और सेकंड है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिसको हम बोलते हैं मादा जनन तंत्र। क्लियर है बात? अच्छा, आज जो हम पढ़ेंगे वो केवल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है। और बहुत ही इजीली तरीके से और स्लोली यानी कि आराम से हम इस टॉपिक को अध्ययन करेंगे, क्योंकि हमारा ये मोस्ट चैप्टर है,
यहां से क्वेश्चन आने की संभावनाएं 100% है इस बार, है ना। तो देखिए, तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि नर जनन तंत्र। ठीक है भाई, तो समझना आप इसको कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो इस तंत्र में निम्न अंग भाग लेते हैं। इस तंत्र में निम्न अंग भाग लेते हैं। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि अब तक जो हम पढ़ते थे वो पूरी थ्योरी के साथ पढ़ते थे, ठीक है। तो अब मैं आपको बताऊं कि एक बेस्ट तरीका ये भी है, आपके पास जो पीडीएफ है उनसे आप नोट्स बना सकते हैं, उनको आप रख सकते हैं। और जो करंट यानी कि जो फास्ट टाइप में रिवाइज होता है एक बार विदाउट थ्योरी के, तो उसमें कुछ और ज्यादा इंटरेस्ट आता है, ठीक है। तो आज मैं आपको सबसे पहले समझाऊंगा पूरे टॉपिक को और उसके बाद उसकी मैं थ्योरी भी लिखाऊंगा, है ना। शॉर्ट में थ्योरी ले लेंगे क्योंकि अपने पास पूरे नोट्स है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब आपको नोट्स यहां से तो लिखने नहीं है, बात समझ में आ रही है, क्योंकि आपके पास जब पीडीएफ है तो आप वहां से नोट्स लिख सकते हो, ठीक है। हाँ, तो आप समझते हुए जाना आज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसको हम नर जनन तंत्र कहते हैं। इस नर जनन तंत्र के या इस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो निर्माण है वो कई सारे अंग मिलकर करते हैं। क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जब भी हम सिस्टम के बारे में बात करेंगे, तंत्र के बारे में बात करेंगे, तो आप समझ लेना कि इसमें कई सारे ऑर्गन्स मिलकर सहायता कर रहे हैं या इसका निर्माण कर रहे हैं। तो अब देख लेते हैं कि भाई मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किस किस से बना हुआ होता है। तो इसके दो भाग होते हैं। सबसे पहला होता है प्राइमरी ऑर्गन्स, प्राथमिक जननांग, है ना। तो प्राइमरी जो ऑर्गन है वो आपको याद रखना है, वो टेस्टिस होता है, वृषण होता है, बहुत मुख्य बात है। सेकेंडरी और सेकेंडरी जो ऑर्गन है उनमें हमारा स्क्रोटम, वेस डिफरेंस, एपिडिडाइमिस, पेनिस और असेसरी ग्लैंड्स, सहायक ग्रंथि। और इन ग्रंथियों में अगर हम बात करें तो मैं कह सकता हूं काउपर्स, ठीक है, सेमिनल यानी कि जिसको हम शुक्राशय बोल सकते हैं, और प्रोस्टेट, ठीक है भाई। आप समझते हो। चलो, सबसे पहले तो हमें यही बात पता होनी चाहिए कि भाई मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो निर्माण होता है या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो अंग भाग लेते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो प्राथमिक अंग जिसको हम प्राथमिक जननांग कहते हैं, और एक है द्वितीयक अंग या सहायक अंग जिनको कह सकते हैं असेसरी ऑर्गन्स। तो प्राथमिक जननांग जो होता है वो नर का टेस्टिस होता है, वृषण। बहुत ही मुख्य बात है, आप इसको यहीं पे याद करना कि नर जनन तंत्र का या नर का जो प्राथमिक जननांग होता है वो टेस्टिस होता है, वृषण होते हैं। मतलब नर जनन तंत्र का जो मुख्य अंग है ना वो कौन है? वृषण है, टेस्टिस। और जो द्वितीयक अंग है वो हमारा जैसे स्क्रोटम, जिसको हम वृषण कोश कहते हैं, वृषण कोश, है ना, वास फ्रेंड्स, जिसको हम शुक्र वाहिनी कहते हैं। हालांकि ये जो शुक्र वाहिनी है
वो एपिडिडाइमिस के बाद आती है ना, पर इसका क्रम यहाँ पहले लिख गया है। तो एपिडिडाइमिस जिसको हम अधिवृषण कहते हैं, पेनिस जिसको हम सेशन कहते हैं। अब इनके अलावा कुछ सहायक ग्रंथियां भी होती हैं। वो ग्रंथि काउपर ग्रंथि, शुक्राशय और प्रोस्टेट, 3 ग्रंथि होती है। मैं आपको बता दूं, काउपर, शुक्राशय और प्रोस्टेट, ये 3 हैं जो सहायक ग्रंथियां होती हैं इसमें ना। और ये हमारे द्वितीयक अंग है पूरे, और ये हमारा प्राथमिक जननांग है। आपको बात समझ में आ रही है? सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि नरजनन तंत्र का निर्माण कौन कौन से अंग मिलकर करते हैं। तो सिंपली हम ये बोलेंगे कि इसके जो प्राइमरी ऑर्गन्स हैं वो वृषण होते हैं, और सेकेंडरी की हम बात करें तो वृषण कोश, शुक्रवाहिनी, अधिवृषण और सेशन और सहायक ग्रंथियां होती हैं। यहां तक बात क्लियर है? आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पर ना। तो अब आपको पता चल गया होगा कि भाई जब ये ऑर्गन्स मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का निर्माण कर रहे हैं तो अब हमें क्या करना है कि डिटेल में इनका अध्ययन करना है, और डिटेल में अध्ययन कर लेंगे तो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको फिर मैं एक बात बता दूं कि कभी भी आपसे वो ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के स्ट्रक्चर को बताइए। मैं आपको कई बार बता चुका हूं, लॉन्ग टाइप जो क्वेश्चन आता है वो हमेशा टुकड़ों में आता है। अब टुकड़ों में कैसे? जैसे वो स्पेशली आपसे वृषण की संरचना पूछ ले, ठीक है, और मैं आपको यहां नोट करा दूं कि पूरी जो ये संरचना है उसमें आपको ये तो याद ही करना है टेस्टिस, जिसके बारे में हम अभी आगे डिटेल में अध्ययन करेंगे। क्योंकि जो यहां से क्वेश्चन बनता है ना वो वृषण से ही बनता है, और बाकी जो है वो बिल्कुल भी ज्यादा खास नहीं है। पढ़ना तो है लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये है, क्योंकि एग्जाम में आपसे इसको ही ज्यादातर पूछेगा। समझ में आ गई बात? हाँ, अध्ययन तो हम सभी चीज का करेंगे, हर चीज को देखेंगे भाई किसका क्या फंक्शन है, क्या ये रोल है, क्या संरचना होती है, किससे बना हुआ होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है। लेकिन मुख्य जो है वो कौन है? हमारा टेस्टिस है, और टेस्टिस से ही क्वेश्चन बनता है। आगे बढ़े तो ये सबसे पहले ऑर्गन्स आपको पता चल गया, ऑर्गन्स आप याद रख लेंगे। चलिए अब इनको याद रखने के बाद अब हम सबसे पहले जो बात करेंगे अब पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको बता दूं वह है स्ट्रक्चर हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस। बात को जरा ध्यान से समझो। अब जो हमारा मोस्ट टॉपिक है, मैं आपको फिर कह रहा हूं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप इस टॉपिक को यहां समझ जाते हो, और आज मैं केवल इसी टॉपिक को पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है, बहुत ही क्लियरली इजीली हम इसको समझेंगे। समझ में आ रही बात? हाँ, तो हमारा जो मोस्ट वन क्वेश्चन है इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, और वही आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, एक मेल से और एक फीमेल से। तो स्ट्रक्चर या हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस की हम बात करते हैं, ठीक है भाई। तो हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस की जब भी हम बात करें तो मैं यहां पर आपको एक डायग्राम बना देता हूं पहले, और उस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम इसकी हिस्टोलॉजी को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम देख लेते हैं।
ठीक है, आप इसको बना के समझ लेना, क्योंकि मैं इसको क्यों बना रहा हूं, क्योंकि वो आपसे यही डायग्राम भी पूछता है बनाने के लिए। इस डायग्राम को भी हमको बनाना पड़ता है, ठीक है। चलिए भाई, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है वह हमारा टेस्टिस है, एक वृषण है और एक वृषण की अनुप्रस्थ काट है। यानी कि एक वृषण होता है और उसको अगर हम ऐसे काट दें अनुप्रस्थ रूप से तो उसकी ये हमें एक काट इस प्रकार दिखाई देती है ना। क्या है ये? टेस्टिस की ट्रांसवर्स सेक्शन, यानी कि वृषण की अनुप्रस्थ काट। ठीक है भाई, अब आप इसको ध्यान पूर्वक समझना और आपके नोट्सों में, बुक में जो थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग हम इसके हर पॉइंट को देखेंगे और वो भी सॉल्व में। मैंने आपको बता दिया पूरी थ्योरी हम नहीं लिखेंगे और बिल्कुल सॉल्व में हर पॉइंट को लिखेंगे, क्योंकि आप पॉइंटों से ही समझ जाएंगे, मोस्ट पॉइंटों से, और फिर आप इसकी थ्योरी देख सकते हैं, आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है भाई, देखिए अब सबसे पहले अगर हम बात करें वृषण की, तो जो वृषण होते हैं, वृषण जो होते हैं वो 4 से 5 सेमी लंबे, ठीक है। इसकी जो लेंथ होती है ये वाली वो 4 से 5 सेंटीमीटर है। ये जो लंबाई तो आपको दिखाई दे रही है यहां से यहां तक। इसकी जो मोटाई होती है वो 2.5 सेंटीमीटर होती है। ये जो आपको मोटाई दिखाई दे रही है वो कितनी है? 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और इस पूरे का जो वेट है, अकेले का जो वेट है वो होता है 10 से 15 ग्राम। कितना होता है भाई? 10 से 15 ग्राम इसका वजन होता है। तो आपको पहला पॉइंट समझ में आ गया। या आप सबसे पहले तो ऐसा लिख सकते हैं कि जो हमारे टेस्टिस होते हैं वो एक जोड़ी होते हैं, वन पेयर होते हैं, एक पेयर होते हैं, एक जोड़ी होते हैं और गुलाबी रंग के होते हैं। कैसे रंग के होते हैं? गुलाबी रंग के होते हैं। बात समझ में आ गई? देखो, वृषण है तो ये जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है वो वृषण का डायग्राम दिखाई दे रहा है। एक वृषण की अनुप्रस्थ काट आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो इसकी संरचना जब हम करेंगे, क्योंकि वो हमसे यही क्वेश्चन पूछता है कि वृषण की अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाते हुए इसकी हिस्टोलॉजी या संरचना को समझाइए। ये हमारे पास एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है। ठीक है भाई, तो अब हम इसकी हिस्टोलॉजी समझ रहे हैं, औतिकी समझ रहे हैं, और मैंने आपको हिस्टोलॉजी बता दिया कि भाई जब आप इसका अध्ययन ओतक लेवल पर करते हैं, आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं, तो आप उसको हिस्टोलॉजी कहते हैं, है ना। तो एक एक पॉइंट को आप यहां बारीकी से समझना। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट समझ में आ गया आपको कि जो मानव नर होता है उसमें ये वन पेयर टेस्टिस होते नहीं होते? गुलाबी रंग के होते हैं और उदर गुहा से बाहर लटके हुए रहते हैं। अब बहुत मुख्य बात है कि एम्ब्रियो फेज में, गस्टेशन पीरियड में, मैं कहूं कि गर्भावस्था के समय जो कोई शिशु होता है वह जब शिशु 7 महीने का होता है ना, तो उस 7 महीने तक उसके जो टेस्टिस होते हैं वो उदर गुहा के अंदर होते हैं। बात समझो, पॉइंट की बात नोट करना कि ये जो टेस्टिस होते हैं वो हमेशा दोनों टांगों के बीच लटके हुए रहते हैं, उदर गुहा से बाहर, एब्डोमिनल कैविटी से लटके हुए रहते हैं ना। क्यों भाई? एक बात यहां समझो कि जब शिशु 7 महीने का होता है यूट्रस में, गर्भाशय में, तो 7 महीने तक उसके टेस्टिस एब्डोमेन कैविटी में रहते हैं, उदर गुहा में रहते हैं, बाहर नहीं निकलते। ठीक है। और 8वें महीने में क्या होता है कि ये जो टेस्टिस होते हैं वो उदर गुहा से बाहर आते हैं। याद रखना इस चीज को, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट क्वेश्चन है कि 7 महीने तक तो ये टेस्टिस अंदर रहते हैं
और 7 महीने बाद ये टेस्टिस उदर गुहा से बाहर आते हैं। अगर किसी बच्चे के कोई कारणवश ये टेस्टिस बाहर नहीं आए तो उस डिजीज को हम क्रिप्टोक्रिटिज्म कहते हैं। उस डिजीज को क्या कहते हैं? क्रिप्टोक्रिटिज्म कहते हैं। 2-3 और नाम है इसके, ठीक है। हाँ, एनसीईआरटी या नीट में आपको देखने को मिलेगा, आपकी आरबीसी में इसको मेंशन नहीं किया गया है। तो मैं क्या बता रहा हूं, हम टेस्टिस की हिस्टोलॉजी देख रहे हैं। टेस्टिस में मैं आपको क्या बता रहा हूं कि भाई 7 महीने तक गर्भावस्था में ये जो टेस्टिस होते हैं वो शिशु की उदर गुहा के अंदर रहते हैं और 7वें महीने बाद ये बाहर निकलते हैं। अगर किसी बच्चे के 7वें महीने बाद भी, या मैं कहूँ उसका जन्म हो जाए तब भी ये बाहर नहीं निकले तो उस डिजीज को हम क्रिप्टोक्रिटिज्म कहते हैं। उससे क्या होता है कि यह जो नर्व होता है उसमें शुक्राणु नहीं बन पाते और वो बंद होता है, यानी कि वो कभी भी संतान उत्पन्न नहीं कर सकता, है ना। तो ये बेसिक पॉइंट था ये। अब अपनी संरचना पर आ जाते हैं हम वापस हैं। तो देखिए, एक जोड़ी होते हैं गुलाबी रंग के होते हैं, 4 से 5 सेमी लंबा होता है और 2.5 सेमी मोटा होता है और प्रत्येक की वजन की बात करूं तो 10 से 15 ग्राम वजन होता है, ठीक है। अच्छा, ये जो वृषण होते हैं वो एक खोल के अंदर, वृषण जो होते हैं वो एक आवरण के अंदर बंद रहते हैं जिसको हम वृषण खोल कहते हैं। अब पॉइंट की बात समझना, हम हिस्टोलॉजी पे चल रहे हैं और मैं आपको पॉइंट वाइज समझाने की कोशिश कर रहा हूं, है ना। पॉइंट वाइज हम इसको देख रहे हैं। तो टेस्टिस आपको दिखाई दे रहा है, इस टेस्टिस पर 2 आवरण हैं, देखो, एक आवरण और सेकंड आवरण। तो इन दोनों आवरणों को हम सम्मिलित रूप से वृषण खोल कहते हैं, टेस्टिस कैप्सूल कहते हैं। बात समझो, वृषण आवरणों द्वारा घिरा रहता है। इस आवरण को, टोटल आवरण को हम क्या कह सकते हैं? वृषण खोल कह सकते हैं, टेस्टिस कैप्सूल, ठीक है भाई। अच्छा, अब बाहर का जो आवरण होता है, ये जो आपको डबल लेयर बाहर का आवरण दिखाई दे रहा है, इस आवरण को ट्यूनिका वैजाइनलिस कहते हैं और जो आंतरिक आवरण होता है उसको ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहते हैं। आपकी हिस्टोलॉजी चल रही है और जो मैं ये पॉइंट बता रहा हूं ना वो आपको पॉइंट नोट भी करने हैं, आपको नोट्सों में पूरी चीज मिल जाएंगी, ठीक है। बात समझने की कोशिश कीजिए कि जो मैं लाइन बता रहा हूं वो हर लाइन आपको राइट डाउन भी करनी है, नोट्सों में है, आप मिलाते हुए चलना। तो अब देखिए, वृषण खोल हो गया, दोनों आवरण को हम वृषण खोल बोलेंगे। अच्छा, इस वृषण खोल के जो 2 आवरण हैं उनमें बाहर का आवरण तो ट्यूनिका वैजाइनलिस है और जो आंतरिक आवरण है वो ट्यूनिका एल्बुजिनिया है। तो 2 आवरण हो गए भाई अपने। सबसे पहले मैं यहां पर लिख दूं अगर आप कहें तो, देखो, आउटर जो लेयर होती है वो ट्यूनिका वैजाइनलिस होती है और इनर जो लेयर होती है वो ट्यूनिका एल्बुजिनिया होती है, ठीक है भाई। हाँ, तो ये पॉइंट मोस्ट पॉइंट चल रहे हैं, मैंने आपको कह दिया है शॉर्ट पॉइंट जिससे आप पूरी थ्योरी लिख सकते हैं। अरे भाई, लिखने में क्या दिक्कत है जब मैं आपको बता रहा हूं कि आउटर लेयर ट्यूनिका वैजाइनलिस और इनर लेयर ट्यूनिका एल्बुजिनिया, तो आप इसको लिख ही सकते हैं कि सबसे बाहर की परत ट्यूनिका वैजाइनलिस होती है और इनर लेयर ट्यूनिका एल्बुजिनिया होती है ना। तो ये तो हो गई लेयर। अब हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की,
तो नेक्स्ट पॉइंट आपको ये लिखना है कि जो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया है, बात समझना, ये जो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया आपको दिखाई दे रहा है, पूरा ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ये जो अंदर अंदर है ना। अब एक बात आपको दिखाई दे रही है कि ये जो ट्यूनिका वैजाइनलिस है वो केवल यहीं पर खत्म हो रहा है, देखो यहां तो नहीं है ना बिल्कुल, ठीक है। और यहां कौन सा आवरण आपको दिखाई दे रहा है, देखो मैंने कहीं भी इसमें कट नहीं किया है, ये पूरा कॉमन है, बताओ है कि नहीं। ये पूरी जो संरचना का निर्माण कर रहा है वो कौन सा आवरण कर रहा है, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया कर रहा है, ठीक है। तो यहां से एक पॉइंट बनेगा कि जो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया होता है वह अंदर की तरफ धंसकर 250 से 300 लॉब्यूल्स बनाता है, लॉब्यूल्स जिनकी संख्या कितनी होती है, 250 से 300। बात को जरा ध्यान समझो, ये जो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया है, इस ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया ने क्या किया कि इस प्रकार अंदर की तरफ धंसकर और 250 से 300 ऐसी क्या बना ली, संरचना बना ली। इन संरचनाओं को हम लॉब्यूल्स या पिंड कहते हैं, पिंड, ठीक है, क्या कहते हैं, पिंड या लॉब्यूल्स। और ऐसे पिंडों की संख्या कितनी है, 250 से 300। बात समझ में आ रही है मेरी। तीसरा पॉइंट आप आराम से लिख सकते हैं ना। देखो मैं आपको फिर एक बार रिवाइज करा रहा हूं कि भाई सबसे बाहर का आवरण ट्यूनिका वैजाइनलिस और भीतर का आवरण ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया होता है। फिर आप लिखेंगे कि ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया अंदर की तरफ धंसकर 250 से 300 लॉब्यूल्स का निर्माण करता है, पिंडकों का निर्माण करता है। अब लॉब्यूल्स की बात हो गई, तो अब हम लॉब्यूल्स देखते हैं कि भाई ये पिंड क्या चीज है, इसके अंदर क्या होता है ना। तो मैं यहां पॉइंट लिखूं कि जो एल्ब्यूजिनिया है वो क्या बनाता है, 250 से 300 लॉब्यूल्स बनाता है, लॉब्यूल्स बना दिए, ये पॉइंट है हमारा। नेक्स्ट पॉइंट हम क्या लिखना है, अब हम लॉब्यूल्स की स्ट्रक्चर देखेंगे। तो लॉब्यूल्स से ही हमारा एक दो क्वेश्चन बन जाता है 1 नंबर का। तो यहां पर जरा ध्यान देना, इस लॉब्यूल्स को अगर मैं जूम करूं एक लॉब्यूल्स को, तो देखो कुछ इस प्रकार है, आपको इस प्रकार दिखाई दे रहा है एक लॉब्यूल्स। तो लॉब्यूल्स की मैं बात करूं तो देखिए आप ये लिखेंगे कि प्रत्येक पिंड में 2 से 3, अब आपको ये 3 दिखाई दे रही है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, नलिका दिखाई दे रही है। तो 2 से 3 नलिकाएं होती हैं जिनको शुक्र जनन नलिका कहते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहते हैं। बात समझो, मैंने लॉब्यूल को जूम किया है और लॉब्यूल में आपको क्या लिखना है भाई, जो मैं पॉइंट बता रहा हूं ना आपको वो क्रम वाइज बता रहा हूं, जो मैं लाइन कह रहा हूं वो आपको नेक्स्ट क्रम में लिख देनी है, बस इतनी सी बात है कि भाई लॉब्यूल्स के अंदर 2 से 3 ट्यूब होती हैं, नलिका होती हैं जिनको हम शुक्र जनन नलिका कहते हैं। बात समझ में आ गई शुक्र जनन नलिका की, ठीक है। फिर आपको नेक्स्ट पॉइंट लिखना है कि इसके भीतर, या मैं कहूं कि ये तो हमारी शुक्र जनन नलिका है, तो इनके यहां पर ऐसे अंदर की तरफ ये बीच बीच में आपको दिखाई दे रही है रिक्त स्थान, यहां पर कि शुक्र जनन नलिकाओं के बीच बीच में जो एक स्थान होता है इसको हम कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं, संयोजी ऊतक, क्या कहते हैं, संयोजी ऊतक कहते हैं। अरे भाई आपको ये जो 3 नली दिखाई दे रही हैं, इन 3 नलिकाओं को क्या कहते हैं आप, शुक्र जनन नलिका कहते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। बात समझ में आ रही है। और इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अलावा मैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की बात नहीं कर रहा हूं, अब बात समझो,
मैंने सबसे पहले लॉब्यूल्स की बात की थी, और लॉब्यूल्स में क्या बात मैंने आपको बताई कि भाई ये जो लॉब्यूल्स होते हैं, जो पिंड होते हैं, इनकी संख्या 250 से 300 होती है, और प्रत्येक लॉब्यूल्स में 2 से 3 शुक्र जनन नलिका होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट में आपको क्या रखना है कि इनके अतिरिक्त, शुक्र जनन नलिका के अतिरिक्त लॉब्यूल्स में एक संयोजी ऊतक होता है, और इस संयोजी ऊतक के अंदर अब बहुत मोस्ट है, यहां पर कुछ सेल्स होती हैं। इस संयोजी ऊतक के अलावा इस संयोजी ऊतक में जो सेल होती हैं वो इंटरस्टिशियल सेल्स, या मैं ये कहूं अंतराली कोशिका या मुख्य लीडिंग कोशिका। देख लेता हूं मैं, आपको दिखाई दे रहा है क्या यहाँ पे? हाँ दिखाई दे रहा है। देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे, बात समझ में आ रही नहीं आ रही? बहुत बारीकी से आप समझना, क्योंकि बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है इस साल आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। देखिए दोबारा समझो, मैं अपने दोबारा से पॉइंट पे चल रहा हूं। वृषण की सबसे पहले मैं बात करूं तो बताओ, एक पेयर होते हैं, गुलाबी रंग के होते हैं, इतनी लंबाई इतनी मोटाई होती है, इतना वजन होता है, आराम से कर लेंगे। फिर आप देखेंगे कि इसकी आउटर लेयर को क्या कह रहे हैं आप? ट्यूनिका वैजाइनलिस कह रहे हैं। इसकी इनर लेयर को आप क्या कह रहे हैं? ट्यूनिका एल्बुजिनिया कह रहे हैं। बात समझ में आ गई? और इसकी जो इनर लेयर होती है, जिसको हम ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहते हैं, वो अंदर की तरफ धंसकर 250 से 300 क्या बनाती है? लॉब्यूल्स बनाती है। फिर आप नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि प्रत्येक लॉब्यूल्स में 2 से 3 क्या होती हैं? शुक्र जनन नलिका होती हैं। और इन नलिकाओं के अलावा, देखो बहुत सिंपल सी बात है, इन नलिकाओं के अलावा इसमें संयोजी ऊतक होता है, जिसको हम अंतराली ऊतक भी कह सकते हैं। इस ऊतक के अंदर, ये जो संयोजी ऊतक है, इसके अंदर कुछ सेल्स होती हैं, कुछ कोशिकाएं होती हैं, और उन कोशिकाओं को या तो इंटरस्टिशियल सेल्स, अंतराली कोशिका, या मुख्य लीडिंग कोशिका कहते हैं। अब आप पहुंच जाइए, जब मैंने आपको 29 चैप्टर में लीडिंग कोशिका बताई थी ना FSH और LH हार्मोन है ना, और वृषण से भी वृषण से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव नहीं बताया था? ग्रंथि तो है वृषण, और हम क्या पढ़ रहे हैं? वृषण ही तो पढ़ रहे हैं, है ना। तो टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है वो मैंने लीडिंग कोशिका से बताया था कि नहीं बताया था? अब आपको पता चल गई कि लीडिंग कोशिका कहां पर प्रेजेंट होती है। बहुत डीपली हम चल रहे हैं, ठीक है। तो लीडिंग कोशिका के बारे में आपको पता चल गया कहां पर प्रेजेंट होती है ना। इस लीडिंग कोशिका का जो कार्य है वो आप सभी जानते हैं, किसका श्रावण करना? टेस्टोस्टेरोन का सीक्रेशन करना। तो आप यहां पे इस पॉइंट को लिख सकते नहीं लिख सकते? कैसे लिखेंगे कि भाई इसके अंदर जो है वो लीडिंग सेल्स होती हैं, लीडिंग सेल, और ये जो लीडिंग सेल्स होती हैं इनका कार्य क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन का सीक्रेशन करना, लीडिंग कोशिकाओं का। तो आप लीडिंग कोशिका तक आराम से पहुंच जाएंगे, नहीं पहुंच जाएंगे, है ना। चलिए अब इसके अलावा अब आपको एक पॉइंट पे और ध्यान देना है विशेष रूप से। वो पॉइंट क्या है? देखो आप बताइए, आपने शुक्र जनन नलिका के बारे में तो कुछ भी बात नहीं की ना? कोई बात की है क्या? नहीं की। तो हम देख लेते हैं शुक्र जनन नलिका के बारे में, है ना भाई। तो क्या है शुक्र जनन नलिका? तो ये जो 2 से 3 शुक्र जनन नलिका होती है, 2 से 3 जो शुक्र जनन नलिका होती हैं वो क्या होती हैं? अब मैं आपको यहां पर इसको अनुप्रस्थ काट बता रहा हूं।
अगर मैं इसको काट कर देखें शुक्र जनन नलिका को, तो देखो ये कुछ इस प्रकार होती है। ठीक है भाई। देखो ये जो आपको दिखाई दे रही है वह है एक शुक्र जनन नलिका की अनुप्रस्थ काट है। ठीक है, और इसमें आपको दो प्रकार की संरचना दिखाई दे रही है, एक तो ये वाली कोशिका और ये वाली कोशिका। तो ये जो सिंगल कोशिका हैं इनको हम सपोर्टिंग सेल्स या सर्टोली सेल्स कहते हैं, है ना। और जो ये आपको ग्रुप में दिखाई दे रही है इनको हम शुक्र जनन कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? शुक्र जनन, जिनको हम स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजन आप कह सकते हैं, स्पर्मेटोजन सेल। ठीक है, तो अब एक बार फिर दोबारा से पॉइंट आप समझो, क्योंकि हम हिस्टोलॉजी चल रहे और हिस्टोलॉजी में यहां तक हमें मुख्य रूप से पढ़ना था। तब आपको इसका सिस्टम समझ में आया कि नहीं आया, कहां पर कैसे होती है। एक बार फिर मैं आपको रिवाइज कराता हूं। देखो टेस्टिस पर दो आवरण होते हैं, बाहर का आवरण ट्यूनिका वैजाइनलिस होता है, इनर आवरण ट्यूनिका एल्बुजिनिया होता है। बात समझ में आ गई? दो आवरण हो गए। ट्यूनिका एल्बुजिनिया अंदर की तरफ चलकर 250 से 300 लोब्यूल्स बनाता है। क्या बनाता है? 250 से 300 लोब्यूल्स बनाता है। फिर आप लोब्यूल्स पर पहुंचेंगे कि प्रत्येक लोब्यूल्स में 2 से 3 शुक्र जनन नलिका यानी कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, है ना। इन ट्यूब्यूल्स के बीच बीच में कनेक्टिव टिश्यू होता है, संयोजी ऊतक होता है, जिसमें इंटरस्टिशियल सेल्स या लीडिंग कोशिका होती हैं। और ये जो लीडिंग कोशिका होती हैं वो टेस्टोस्टेरोन का स्रावण करती हैं, जो नर के द्वितीयक लक्षणों को कंट्रोल करता है। बताओ यहां तक लिखने में आपको क्या दिक्कत है? फिर आप लिखेंगे कि प्रत्येक शुक्र जनन नलिका में एक आवरण होता है। वैसे जनन उपकला होती है, एक लेयर होती है जनन उपकला। ये जो आपको शुक्र जनन नलिका है ना, इस पे एक आवरण है जनन उपकला, जर्मिनल एपिथेलियम और ट्यूनिका प्रोपरिया। आपको ज्यादा उसको नहीं समझना है। तो उस जनन उपकला में ये दो प्रकार की कोशिका होती हैं। एक तो होती है सपोर्टिंग सेल यानी कि सर्टोली कोशिका, और एक होती है शुक्र जनन कोशिका। तो इन दोनों का कार्य आप समझ लेना, ये कार्य आपसे पूछ ली जाते हैं। जो शुक्र जनन कोशिका होती है वो तो करती है स्पर्म का फॉर्मेशन। बात समझ में आ रही है? जो शुक्र जनन कोशिका, चलो मैं यहां पर लिख देता हूं। देखो ये है सर्टोली सेल। जो सर्टोली सेल होती है उसका एक मुख्य काम होता है, दो मुख्य काम, स्पर्म को सपोर्ट और न्यूट्रिशन देना, पोषण देना, सर्टोली कोशिका का कार्य। और सेकंड कार्य होता है इनहिबिन हार्मोन का सीक्रेशन। ठीक है, मतलब बात समझो। अब यहां से एक नंबर का क्वेश्चन पूछ ले जाता है। एक नंबर का क्वेश्चन कैसे कैसे बनेगा? एक तो आपसे ये पूछ लेगा कि लीडिंग कोशिका कौन से हार्मोन को रिलीज करती हैं, तो टेस्टोस्टेरोन को, है ना। एक आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि सर्टोली कोशिका के दो कार्य बताओ। और मैं आपको बता दूं कि एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा था। जैसे उसने 4 नंबर का क्वेश्चन इसको बनाना है, तो वो पता है कैसे बनेगा? 1 नंबर में आपसे पूछेगा इसकी अनुप्रस्थ काट का चित्र। ठीक है,
2 नंबर में आपसे पूछेगा इसकी पूरी हिस्टोलॉजी, और 1 नंबर में आपसे पूछ लेगा कि सर्टोली कोशिका के 2 कार्य बताओ या लीडिंग कोशिका का कार्य बताओ। ठीक है, तो इस प्रकार बताओ, एक ही क्वेश्चन 4 नंबर का हुआ कि नहीं हुआ, आराम से हो गया ना। तो इस प्रकार वो आपसे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पूछ लेता है, बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, तो सर्टोली कोशिका के 2 कार्य होते हैं। क्या होते हैं कि जो ये स्पर्म बने हैं, स्पर्म मतलब शुक्राणु, उन शुक्राणुओं को सपोर्ट करना, सहारा। अच्छा, हम इसको सपोर्टिंग सेल्स बोल रहे नहीं बोल रहे? सर्टोली कोशिका का दूसरा नाम क्या है? सपोर्टिंग सेल, इसीलिए तो बोलते हैं सपोर्टिंग सेल्स। कि जो भी स्पर्म, देखो स्पर्म किसने बनाए? शुक्र जनन कोशिका ने बना दी स्पर्म, तो शुक्र जनन कोशिका का काम हो गया स्पर्म बनाना। अब स्पर्म जैसे ही बने, उन स्पर्मों को सपोर्ट, स्पर्मों को सपोर्ट और न्यूट्रिशन, बात समझो, शुक्र जनन कोशिका द्वारा बने स्पर्मों को सर्टोली कोशिका सपोर्ट और न्यूट्रिशन प्रदान करती है। पहला कार्य हो गया। और सेकंड कार्य कि नरों में एफएसएच हार्मोन का ज्यादा स्रावन नहीं हो, क्योंकि एफएसएच हार्मोन का जो ज्यादा काम होता है वो फीमेल्स में होता है। तो नरों में एफएसएच हार्मोन का स्रावन ज्यादा नहीं हो, इसको रोकने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए एक इनहिबिन हार्मोन का स्रावन किया जाता है। याद रखना, इनहिबिन हार्मोन एक प्रोटीन युक्त हार्मोन है, इनहिबिन। और ये इनहिबिन हार्मोन का क्या काम है? एफएसएच को कंट्रोल करना, ज्यादा स्रावित नहीं होने देना। तो ये 2 कार्य सर्टोली कोशिका के। बात समझ में आ गई? तो यहां तक अगर आप समझ गए तो आपके 4 नंबर पक्के यहां से। ठीक है, अब एक बात और है यहां पर, मैं अभी क्योंकि चित्र में कुछ संरचना रह गई है तो मैं उनको भी यहीं पर बता देता हूं। देखिए, अब ये जो लॉब्यूल्स हैं, इन लॉब्यूल्स से जो नलिकाएं निकल रही हैं, वो नलिकाएं एक साथ जॉइंट हो जाती है। देखो ये दिखाई दे रही है आपको, ये पूरी नलिका। इन नलिकाओं को हम रेटिटेस्टिस या मैं ये कहूं वृषण जालक कहते हैं। बात समझ में आ रही है? ये संरचना क्या है भाई? ये जो पूरी संरचना है वो ट्यूब का एक ग्रुप है, नलिकाओं का एक ग्रुप है। तो इस ग्रुप को हम रेटिटेस्टिस यानी कि वृषण जालक कहते हैं। और इस वृषण जालक से जो 10 से 15 नलिकाएं निकलती हैं मात्र। यहां पे तो 3 नलिकाएं, अब इतना मानो कि ये 10 से 15 इनकी संख्या है। तो ये जो 10 से 15 नलिकाएं निकल रही हैं, इनको हम अपवाहिका कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवाहिका, वैसा एफ्रेंसिया। इनका बहुत मुख्य रोल होता है। मैं आपको यहीं पर थोड़ा बता दूं कि भाई देखो, आपके स्पर्म का फॉर्मेशन यहां पर हो रहा है ना। तो ये जो स्पर्म है वो तो पेनिस के माध्यम से बाहर निकलते हैं। मैथुन क्रिया के समय जो स्पर्म है वो बाहर निकलने पड़ते हैं ना इस ट्यूब के द्वारा। तो भाई इस ट्यूब के द्वारा जाएंगे तो क्या होंगे कि यहाँ पे जो ट्यूब हैं, उन ट्यूबों के माध्यम से ये जो स्पर्म है वो अपवाहिका में डाल दिए जाते हैं। और अपवाहिका से जो संबंध है, ये आपको दिखाई दे रहा है, अपवाहिका से जिसका संबंध हो रहा है, ये वाली संरचना, इसी को हम बोलते हैं एपिडिडाइमिस, यानी कि अधिवृषण। ठीक है, और देखो ये एपिडिडाइमिस है। इस एपिडिडाइमिस और इसके बारे में हम अगले लेक्चर में बात करेंगे, जब हम पूरे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ेंगे। भाई अभी जो मैंने आज बात की है ना, वो केवल टेस्टिस के बारे में बात की है।
और इसको मैंने इसलिए आज लिया है क्योंकि ये अकेला 4 नंबर का क्वेश्चन है, यही आपको मुख्य रूप से पढ़ना था। ठीक है, तो ये अधिवृषण है और ये हमारी शुक्रवाहिनी है। इनको हम कल वाले लेक्चर में पढ़ेंगे कि भाई ये क्या होते हैं। केवल अभी आप इतना देख लो कि इनका संबंध इस प्रकार होता है, बस बात समझ में आ रही है। हाँ, तो बताओ कोई दिक्कत हो तो इस टॉपिक में, है ना, है ना भाई। तो ये हमारी टेस्ट इसकी हिस्टोलॉजी कंप्लीट हुई। अब यहाँ पे 2 बेसिक पॉइंट और है, मैं आपको जनरली बता देता हूं कि भाई वृषण जो होते हैं वो उदर गुहा से बाहर होते हैं, क्यों होते हैं। चलो इनको फिर कल ही बताएंगे ना, फिर इसके बारे में, क्योंकि 10-15 मिनट लगेंगे इसको ना, तो कल के टॉपिक में हम इसको देखेंगे। आज के टॉपिक में हमने केवल इसकी हिस्टोलॉजी ही पढ़नी है बस। तो हिस्टोलॉजी को एक बार मैं दोबारा से रिवाइज करा दूं। देखिए आपको क्या क्या पॉइंट लिखना है कि भाई मानव में एक जोड़ी गुलाबी रंग के टेस्टिस होते हैं। ये 4 से 5 सेमी लंबे, 2.5 सेमी मोटे, 10 से 15 ग्राम वाले संरचना होती है। इस पर 2 आवरण होते हैं, आउटर लेयर को ट्यूनिका वेजाइनलिस और इनर लेयर को ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहते हैं। ठीक है, और ये जो एल्बुजिनिया होता है वो अंदर की तरफ धसकर 250 से 300 क्या बनाता है, लोब्यूल्स बनाता है ना, लोब्यूल्स बनाता है। अब प्रत्येक लोब्यूल्स में 3 शुक्रजनन नलिका होती हैं। इन नलिकाओं के बीच बीच में संयोजी ऊतक होता है, जिसमें कौन सी कोशिका, लीडिंग कोशिका होती है। क्या काम है लीडिंग का, टेस्टोस्टेरोन का स्रावण करना। टेस्टोस्टेरोन का क्या काम है, नर के लक्षणों को कंट्रोल करना। बहुत सिंपल सी बात है। फिर आप लिखेंगे कि शुक्रजनन नलिका में 2 कोशिका होती हैं, एक तो सर्टोली कोशिका, एक शुक्रजनन कोशिका। शुक्रजनन कोशिका स्पर्म फॉर्म करती है और सर्टोली कोशिका स्पर्म को सपोर्ट, पोषण और इनहिबिन हार्मोन का स्रावण करती है। बस आपको इतना ही लिखना है, और 1-2 पॉइंट ऑफ आप और लिखना चाहें तो इतना लिख सकते हैं कि जो ट्यूब्यूल्स हैं वो मिलकर वृषण जालक का निर्माण करती हैं, और वृषण जालक से 10 से 15 नलिका निकलते हैं, जिनको अपवाहिनी कहते हैं। तो बताओ क्या दिक्कत है भाई इसकी संरचना में। हिस्टोलॉजी आ गई, डायग्राम आपको आ गया। ठीक है, तो एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, जिससे आप इसका बढ़िया डायग्राम बना सकें, है ना। नोट्सों में थोड़ा अलग है, इस बार आप उसको अलग प्रकार से बना लेना। बात समझ में आ रही, बिल्कुल इसी प्रकार, ताकि आपको हर चीज क्लियर हो जाए। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको हर चीज यहाँ पॉइंट वाइज समझ में आ जाए जब भी आप पढ़ें। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी कल हम अपने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंप्लीट करें। ठीक।